हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पेपर से पहले एक दमदार पेपर को हल करिए। तो यहाँ से आप सभी को कई सवाल आपके डायरेक्ट शिफ्टों में देखने को मिलेगा। यदि आज की इस क्लास का 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो समझिए आप अपना आधा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, वो भी एक ही क्लास से। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से एसएससी के नए पैटर्न पे सारे सवाल पूछे आ रहे हैं, बिल्कुल वही सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम अक्टूबर के महीने में कभी भी हो सकता है, ये कंफर्म होने वाला है। आपको एक आध हफ्ते में इसका एग्जाम डेट देखने को मिलने वाला है। ओके साथी, तो अपनी तैयारी यहाँ से मौजूद बनाइए और इस बार एक सीट पक्की करिए। केवल आप जीके इंग्लिश पढ़कर एक सीट पक्का कर सकते हैं एमटीएस और हवलदार के एग्जाम में, क्योंकि मेन ही दो डिसाइडेड मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका जीके और एक साथ ही इंग्लिश होता है। तो आज का जो क्लास होगा वो समझिए जीके इंग्लिश पे अधिक फोकस होगा। रीजनिंग में तो केवल क्वालिफाइंग होता है, जो कि सब करेंगे। जिनका बेसिक क्लियर होगा उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो हम क्लास में क्वेश्चन करा देंगे बस उसे आप तैयार कर लीजिए। आज की इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास एक सुबह 8 बजे और एक शाम 6:30 पर आप सभी को इस टाइम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न हल करिए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? बताइए, भारत का कौन सा स्मारक यूनेस्को जो कि विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? देखिए, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है, ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में स्थित है। काकतीय रुद्रेश्वर जो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है, ये भी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। जंतर मंतर भी आपका जयपुर वाला क्या है भाई, ये भी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। लेकिन साथ ही जो जंतर मंतर नई दिल्ली में स्थित है, ये शामिल नहीं है विश्व विरासत स्थल में। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर के पतन के बाद उस राज्य में से किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया? बताइए, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर के पतन के बाद उस राज्य में से किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया? तो याद रखिएगा, वाडियार राजवंश का अधिपत्य हो गया। सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, भारतीय संघ के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? बताइए, भारतीय संघ के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, मुगल शासन के दौरान पंचायतों का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे क्या कहा जाता था? बताइए, मुगल शासन के दौरान पंचायतों का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो साथ ही याद रखिएगा, मुकद्दम बोला जाता था। बी ऑप्शन यहां से मुकद्दम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, 7 समर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, 7 समर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, मुल्कराज आनंद है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत सरकार की अटल पेंशन योजना निम्न में से किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक डाकघर के बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? बताइए, भारत सरकार की अटल पेंशन योजना एपीवाई ये किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक डाकघर के बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? यानी कितने वर्ष से लेके कितने वर्ष के लिए है भाई? तो याद रखिएगा,
ये आपका 18 से लेकर 40 वर्ष के आयु के सभी खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? बताइए, जो 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं वो कहां पर आयोजित किए जाएंगे, कहां पर होने वाला है? तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस में होने वाला है 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? बताइए, भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो याद रखिएगा ईसाई धर्म है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। न्यायालय की अवमानना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, न्यायालय की अवमानना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1971 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहां का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। तो साथी आपको इस तरह का सवाल कोई भी नहीं करा रहा है। जो सवाल हम आपको करा दे रहे हैं तो समझिए आपके डायरेक्ट शिफ्टों में आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपका टाइम वेस्ट करा रहे हैं भाई। जो भी हम क्वेश्चन करा देंगे, यदि आप डेली का डेली क्लास का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी 100% पूरी होने वाली है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तक कि करंट अफेयर के भी सवाल। ओके साथ ही इस टाइम आप सभी से डेली करते अपना तैयारी मत छोड़िए। बहुत सारे स्टूडेंट अपना तैयारी छोड़ चुके हैं कि कब एसएससी एमटीएस का और हवलदार के एग्जाम होगा। डेट ही नहीं आ रहा, उनको लग रहा कि एग्जाम होगा ही नहीं। देखिएगा साथ ही आपको तुरंत एग्जाम डेट मिलेगा और लगभग एक ही हफ्ते में 2 ही हफ्ते में आपका एग्जाम होने जाएगा। तो इसलिए भाई अपनी तैयारी जारी रखिए, छोड़िए मत भाई, ठीक है। तो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? बताइए, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। लवड़ीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय रूप से थूर, रेह, कल्लर और किस मृदा के रूप में जाना जाता है? बताइए, लवड़ीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय रूप से थूर, रेह, कल्लर और किस मृदा के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऊसर मृदा के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को। भारतीय संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा। जैसे भारतीय संविधान का भाग जो फर्स्ट है ये तो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे नागरिकता ये भाग सेकंड में आता है और मौलिक अधिकार आप सभी को मालूम होगा ये भाग थर्ड में शामिल होता है। ओके, भाग पहले में संघ और उसके क्षेत्र, सेकंड में नागरिकता, मौलिक अधिकार भाग थर्ड में। उद्देशिका किसी भाग में ये सम्मिलित नहीं है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? बताइए, कृष्णा नदी किस राज्य में बंगाल की खाड़ी मिलती है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? देखिए साथी, जो मोलस्का संघ का उदाहरण है वो तो ऑक्टोपस है, यानी पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो साथी टिड्डी है, झींगा और बिच्छू है, ये तीनों आर्थ्रोपोडा संघ के आते हैं। किसके साथी? आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल ये याद रखिए, आपसे इन्हीं तीनों में से एक दे देगा, पूछ देगा कि ये किस संघ का उदाहरण है, तो आर्थ्रोपोडा का है। चाहे टिड्डी दे, चाहे झींगा दे, चाहे बिच्छू दे, ये तीनों आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का एक एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए 70 नंबर को। कितने भारतीय राज्यों की भू सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हैं? बताइए, कितने भारतीय राज्यों की भू सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं? तो सर जी यहाँ से तो 5 राज्य की जुड़ी हुई है, जैसे साथी गुजरात का एक होता है, और एक साथी राजस्थान का होता है, और एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। ये तो 4 हो गए, शामिल हो गए। इसके अलावा साथी जैसे राज्य राजस्थान है, गुजरात है, और एक पंजाब का भी होता है, यानी 5। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ही माना जाता है, तो आयोग ने 4 ही माने हैं, तो इसलिए हम लोग सी को लॉक करेंगे यहाँ से। ओके, जब ये जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो जाएंगे तो डायरेक्टली आपका 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का क्या नाम था जिसकी स्थापना साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? बताइए, दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का क्या नाम था जिसकी स्थापना साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? तो याद रखिए, दीवाने अर्ज बोला जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। कितने दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? बताइए, कितने दशक के भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा 1951 से लेकर 1981 तक के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। वेमपति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? बताइए, वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी से संबंधित थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया था? बताइए, नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा नीना प्रसाद को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो साथी नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है, कृष्णा नदी भी है, महानदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो ऑप्शन ए का कौन नहीं मैच किया? अलकनंदा, जो कि प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। पावलकुट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? बताइए, पावलकुट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? तो याद रखिएगा मिजोरम का है पावलकुट सबसे बड़ा त्यौहार। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? छत्तीसगढ़ का मुख्य रूप से लोक नृत्य कौन किया जाता है? तो सर जी कौन किया था भाई? राउत किया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जैसे पाइका ये झारखंड राज्य का है, चारू सीजा कहाँ का है? मणिपुर का है। मटकी कहाँ का है? बता सकते हैं महाराष्ट्र का कि मध्य प्रदेश का? तो सर जी मध्य प्रदेश का। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए 25 नंबर को। छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए, छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखें गोपाल प्रसाद दुबे जी को। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में स्कोर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि साथ ही जब क्लास आ गई तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। इसलिए मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिए। ओके, देखिए 27 नंबर हल करिए। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सर जी पारसनाथ है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा 1937 में। ऑप्शन है यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? बताइए किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए थे? तो भाई याद रखिए नरसिम्हम समिति ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी की इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? बताइए साथी। आप जानते हैं कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो जाहिर सी बात है उनके में भाई मोड़ दराएंगे, कहीं उधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, तो उन्हीं जो बड़े मोड़ बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? बताइए। तो याद रखिएगा बीसर पर बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। खनिज और इसकी साइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बताइए। लौ अयस्क बेला डीला बिल्कुल ठीक है। सिल्वर जावर ठीक है। कोल झारिये ठीक है। बॉक्साइड आपने देखा होगा साथ ही खेतड़ी राजस्थान से बिलोंग करता है, तो यही आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ये गलत है भाई, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। तो साथ ही अब देखिए यहाँ से आप सभी को इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मेरे दोस्त इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या याद रखा है? सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी द स्पीच यू मेड टुडे वाज सिलियर एंड इररिलेवेंट, यानी आज आपने जो भाषण दिया वह मूर्खतापूर्ण और अप्रासंगिक था। यानी द स्पीच यू मेड टुडे वाज सिलियर एंड इररिलेवेंट, यानी आज आपने जो भाषण दिया बहुत ही भाई मूर्खतापूर्ण था और अप्रासंगिक था। तो आपको केवल सिलियर एंड इररिलेवेंट का मतलब बताना है। बताइए साथी। देखिए साथी, जो यहाँ पे आपको सिलियर दिखाई दे रहा है ना, ये तो पहले तो कॉम्परेटिव फॉर्म है। क्या है साथी? कॉम्परेटिव फॉर्म है। इसका तब उपयोग होता है जब साथी दो चीजों की तुलना होता है, ठीक है। सिलियर का उपयोग तब होता है साथी जब किसी दो चीजों का आपस में तुलना हो, तब हम मेरे दोस्त सिलियर का प्रयोग करते हैं। ओके। और भाई जो इररिलेवेंट है इसके साथ ठीक नहीं बैठ रहा है, याद रखिएगा साथी। तो यहां पे जानते क्या होगा? आपका सही सीली होगा भाई, बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव समान के रूप में होने चाहिए भाई, दोनों एडजेक्टिव समान रूप में होने चाहिए मेरे दोस्त। जैसे सिलेस्ट, जैसे ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म है तो ये होगा नहीं। और साथ ही जैसे मोस्ट सिली, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है जब कॉम्परेटिव नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग तब होता है जब साथी कॉम्परेटिव नहीं होता है, तुलनात्मक में नहीं होता है। ओके, याद रखिए। मोर सिली ये भी साथी कॉम्परेटिव फॉर्म थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सिलियर से ज़्यादा नहीं है भाई। तो इसलिए बी ऑप्शन यहां से आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिलीजेंट का पर्यायवाची बताइए। जैसे डिलीजेंट का मतलब क्या होता है भाई? मेहनती। आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत परिश्रमी हैं, है ना साथी। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? लेजी। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी होता है। तो भाई सिनोनिम्स उल्टा नहीं भाई, समानार्थी शब्द बताना होगा भाई। इंडस्ट्रियस, भाई इंडस्ट्रियस का मतलब होता है ना आपका मेहनती परिश्रमी, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नॉइजी मतलब साथी क्या होता है? शोर मचाना। नॉइजी मतलब शोर मचाने वाला भाई। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। तो इस सवाल का समानार्थी शब्द क्या होगा? डिलीजेंट का इंडस्ट्रियस हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड।
इस सवाल का एंटोनिम उल्टा बताइए भाई। विलोम शब्द अपोजिट, मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? तो सर जी दयालु होता है। आप बताइए साथी, दयालु का क्या होगा? दयालु, रहम करने वाला। चलिए मेरे दोस्त फटाफट इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। हमने इतना बता दिया, दयालु रहम करने वाला। मर्सीफुल का उल्टा क्या होगा? कनिंग होगा। कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक होता है, दयालु होता है। ये तो समानार्थी शब्द हो जाएगा, दयालुता होता है। माइल्ड का मतलब क्या होता है? मिल्ड मतलब नरम, है ना साथी। क्रूअल का मतलब क्या होता है? निर्दयी होता है। आपको बताना है भाई, हमने पूरा बता दिया। मैजिकल मतलब जादुई। दयालु इसका उल्टा सर जी क्रूअल यानी निर्दयी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विथ अ ग्रामेटिकल एरर। भाई यहाँ पे आपको 4 से 5 खंड दिया गया है, एक जगह ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एरर है, उसको सही करना है, बताना है। बताइए साथी। जैसे देखिए, सी लर्नड हाउ टू प्ले अ पियानो व्हेन सी वॉज इन क्लास 6। यानी जब वह 6ठी क्लास में थी तभी उसने भाई पियानो बजाना सीखा था। तो यहाँ पे रॉन्ग बताइए, कहाँ पर है बताइए साथी। जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे ना तभी हमको मालूम हो चुका था कि यहाँ पे कहाँ पर मिस्टेक है। आप बताइए साथी। आप जानते हैं साथी कि पियानो क्या है भाई? कोई बता सकता है? पियानो एक साथी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई, है ना। तो आपने कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ए का प्रयोग देखा है? जब भी साथी म्यूजिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है कभी भी साथी ए का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर देखिए ए पियानो दे रखा है, तो यही रॉन्ग है मेरे दोस्त। ए पियानो नहीं होता है मेरे दोस्त। सिंपल हाउ टू प्ले पियानो होता, हाउ टू प्ले पियानो। ओके, याद रखिए साथी, ए पियानो गलत है क्योंकि पियानो एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके साथ ए नहीं लगाते भाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए कौन सा रॉन्ग है भाई? डी ऑप्शन, हाउ टू प्ले अ पियानो रॉन्ग। ए की जगह नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथी, छोटी छोटी भाई सीली सीली मिस्टेक आपसे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। बिचारे, बिचारे का मतलब क्या होता है साथी? विचित्र। लेकिन आप सभी को राइट स्पेलिंग बताना है भाई। बिचारे का क्या होता है? BIZARRE होता है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है तो इसलिए ए ऑप्शन को हम क्या करेंगे? यहां से लॉक करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए भाई। इस सवाल का राइट आंसर तुरंत बताइए। क्या दे रखा है? द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर। यानी जैसे कि किसी के अधिकार को दूसरे को हस्तांतरित करने का कार्य। यानी किसी का जो अधिकार है तो किसी दूसरे को उसको हस्तांतरित करने का काम, उसको क्या बोलेंगे? द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, उसको क्या बोलेंगे? जैसे मेडियरी का मतलब होता है साथी मध्यस्थ। मेडियरी का मतलब क्या होता है? मध्यस्थ होता है। एजेंसी मतलब एजेंसी होता है। एसाइनी का मतलब क्या होता है? जिसे साथी अधिकार सौंपा गया हो, जिसे साथी अधिकार सौंपा गया, जिसे अधिकार सौंपा गया हो उसे क्या बोलते हैं? एसाइनी बोलते हैं। डिलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, तो यही आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी किसी के अधिकार को दूसरे को हस्तांतरित करने का कार्य कौन करते भाई? प्रतिनिधि मंडल बोलते, डेलीगेशन बोलते उन्हें। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एज एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए साथी यहाँ पे आप सभी को एडजेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बताइए क्या आंसर आएगा? चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए आप लोग। चलिए तुरंत बताइए साथी। देखिए, द जज डिक्लेयर्ड दैट द रेड कार वेंट देन द ब्लू कार। क्या होगा मेरे दोस्त? बताइए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर।
यानी न्यायाधीश ने घोषणा की कि लाल कार है वो जो नीली कार से आगे चली। इसका मतलब साथी क्या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा? हमने आपको बताया है हमेशा साथी फर्दर किसके लिए प्रयोग होता है? डिस्टेंस के लिए, फिजिकल डिस्टेंस के लिए होता है। और यहाँ पे कॉम्परेटिव फॉर्म है भी। तो साथी हमेशा याद रखिए जब किसी दूरी के लिए इसमें फर्दर ऑप्शन में दिया हो तो वही आपका बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स होगा। द जज डिक्लेयर दैट द रेड कार वेंट फर्दर देन द ब्लू कार, यानी न्यायाधीश ने घोषणा की कि लाल कार है वो नीली कार से आगे चली। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथ ही यहाँ से आप सभी को करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी एक बस सही है और 3 गलत है। जैसे ओकेजन, ओकेजन मतलब अवसर होता है, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? OCC होता है। ASION होता है। ओकेजन मतलब साथी अवसर होता है मेरे दोस्त। और एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है? जो हम समायोजित करते हैं, उसका स्पेलिंग क्या होता है? ACCOMM होता है भाई। ACCOMMODATE, एकोमोडेट यानी समायोजित करना है। और इम्बैरेसमेंट, देखिए साथी ये बिल्कुल ठीक स्पेलिंग दिया है। इम्बैरेसमेंट मतलब शर्मिंदगी, EMBARRASSEMENT, देखिए सी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर दिया है। रिसीव, देखिए RECE, ये भी भाई ठीक दिया है भाई, ये भी ठीक दिया है। डी ऑप्शन देखिए इसका भी राइट स्पेलिंग दिया है। हो सकता है साथी इस टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ, नहीं तो कैसे देता है? RECI देता पहले फिर भी देता, ऐसे देता है। लेकिन ये देखिए ठीक है इस बार। तो सी और डी यहाँ से आपका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 40 को। क्या दे रखा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी मुहावरा बताना है। NX टू ग्राइंड, यानी किसी निजी स्वार्थ के लिए काम करना, यानी भाई अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद के लिए काम करना, क्या बोलते हैं साथी? जैसे बिटरली हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है साथी? शत्रुतापूर्ण होता है। टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, रॉन्ग। टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, नो। क्या होगा साथी? टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शन, यानी एक स्वार्थी कारण रखना जो साथी कार्यों को प्रभावित करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 40 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए भाई इनकरेक्ट बताइए। नेसेसरी, आवश्यक, ठीक है। कोर्स, कोर्स का राइट स्पेलिंग क्या होता है? COURSE होता है। यहाँ पे देखिए CUO दे रहा है, रॉन्ग है। कंसीडर मतलब विचार करना, कंसीडर करते हैं विचार करना, तो ये भी राइट स्पेलिंग दिया है। पर्सनल, निजी, बिल्कुल ठीक है। तो कोर्स साथी इनकरेक्ट दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का राइट स्पेलिंग हो जाएगा। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस द सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए भाई सिंपल फ्यूचर टेंस बताइए। आई लव्ड क्या होगा? कोई बताएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए किसके साथ बेस वर्ब आता है? भाई सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए किसके साथ बेस वर्ब का प्रयोग होता है? या तो सर जी विल का प्रयोग होता है या तो शैल का प्रयोग होता है। यानी आई विल लव, भाई साहब आई विल लव ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इवासिव का उल्टा बताइए, एंटोनिम बताइए। इवासिव का मतलब क्या होता है? टाल मटोल। क्या होता है साथी? टाल मटोल होता है मेरे दोस्त, टाल मटोल करने वाला मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब साथी अस्पष्ट होता है। क्या होता है साथी? अस्पष्ट होता है। इलूसिव का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ भाई। इलूसिव का मतलब मेरे दोस्त छिपा हुआ होता है। ट्रूथफुल का मतलब सत्यवादी। तो यही तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और चाउटी का मतलब अव्यवस्थित। चाउटी का मतलब क्या होता है साथी? अव्यवस्थित
होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 44 को। सवाल क्या याद रखा है, 5 संख्याओं का औसत 62, यानी मैथ के सवाल। भाई मैथ के सवाल आप हल करिएगा, ट्राई करिएगा कि आप सभी से जो भी मैथ रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे आपसे कितना हल हो पा रहा है। बताइए साथी, 5 संख्याओं का औसत 62 है, यानी 5 गुणे 62 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0 1, 5 छक 30 1 31, यानी 310 के बराबर। पहली 2 संख्याओं का औसत 48 है, यानी पहली 2 संख्याओं का औसत 48 यानी 96 के बराबर हो जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 52 है। भाई साहब अंतिम 2 संख्याओं का औसत 52 दे रखे, यानी 52 दूना 104। तो तीसरी संख्या क्या होगी, भाई देखिए 2 और इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 96 104 कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे जो 5 संख्या का औसत ऑलरेडी 62 दिया था यानी 310, तो साथ ही 310 में से 200 को माइनस कर दीजिए तो तीसरी संख्या मालूम हो जाएगी। भाई 310 में से 200 कम करेंगे कितना होगा सर जी 110 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी समझ में आया कैसे हल हुआ। भाई देखिए 5 संख्याओं का औसत आपको 62 दे रखा है, तो 5 गुणे 62 कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत 48 दिया है, तो 2 गुणे 48 96 के बराबर हो जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का औसत भी दे रखा है यानी 52, तो 52 दूना 104, तो इन दोनों जब साथी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 और हमें तीसरी संख्या, तो ऑलरेडी 5 संख्याओं का औसत टोटल दे रखा है 310 में से यहाँ पे 200 माइनस कर दीजिए 110, तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 को 120 200 और 225 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम ज्ञात करिए। भाई साहब 120 200 225 का एलसीएम निकालना है। बताइए सती क्या होगा, इस सॉल्व का राइट आंसर बताइए। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 5 से हम लोग ले जाएंगे, 5 से काटेंगे। देखिए 15 10 और 5 का 20, 24 5 120, और ये कितने बार में जाएगा 40 बार में। ठीक है, और 225 कितने बार 5 का 20 2 50 25 45 बार में। फिर शायद देखिए अभी 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। देखिए 12 दूना 24, 20 दूनी 40, 45 नहीं जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12 2 दहा में 20, 45 नहीं जाएगा। अभी भी 2 से जाएगा, 2 23 6 2 25 10 45। देखिए 3 सब चला जाएगा, 3 1 कम 3 5 नहीं जाएगा, 15 45, यानी साथी कितना आपका। फिर उसका देखिए 1 5 15 बचा है, तो कितना जाएगा एक बार साथी 3 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 1 1 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर एक बार 5 से 1 1 1, यानी सर देखिए 5 दूना 10 10 दूना 20 20 दूनी 40 40 त्याई 40 त्याई 120 120 त्याई बार 360 360 पंजे कितना होगा आपका साथी, हो सकता है कि 1800। तो साथी याद रखिएगा 120 200 और 225 का जो एलसीएम आएगा वो 1800 आएगा। ओके साथी, तो इस सवाल का सी ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा, हल करिए मेरे दोस्त। देखिए 4 संख्याओं 5 दे रखा है, 19 दे रखा है, 7 और 25 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपातिक बनाया जा सके, यानी बिल्कुल सेम टू सेम प्रोपोर्शनल बने। वो कौन सी संख्या जोड़ा जाए। जैसे साथी देखिए ये तो ऑप्शन से हल होगा भाई, है ना मेरे दोस्त। जैसे देखिए पहला ऑप्शन 4 को हम उठाएंगे, यदि साथी इसमें 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, फिर इस 4 को 19 में जोड़ेंगे तो 23। देखिए ये समानुपाती यानी अनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल नहीं बन पा रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं मैच करेगा भाई। अब हम साथी ऑप्शन बी को उठाएंगे। देखिए 5 में 2 को जोड़िए 7 बन जाएगा, 19 में 2 को जोड़िएगा तो 21 बन जाएगा, 7 में 2 को जोड़िएगा तो 9 बन जाएगा, 25 में 2 को जोड़िएगा 27। देखिए ये बन गया साथी, क्योंकि 7 1 कम 7 7 3 21 1:3, 9 1 कम 9 9 3 27 यानी 1:3। ये देखिए साथी आपका 4 संख्या जो आपका 5 19 7 और 25 देगा, प्रत्येक में 2 जोड़ने से तब अनुपातिक बनाया जा सके भाई 1:3 1:3, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे सवाल हल होते हैं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिए किस राशि रुपीज पर
8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों में ₹240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा। यानी आप सभी को प्रिंसिपल बताना है। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 240 दे रखा है, प्रिंसिपल पूछा है, रेट प्रतिशत में होता है जो कि 8 दे रखा है, टाइम साथी 2 वर्ष दे रखा है बटे में 100। अब देखिए साथी 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, 30 बार में, ये 15 बार में, 15 गुणे 100 कितना होगा? 1500 हो जाएगा। यानी साथी किस राशि पर जो आपका 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा, तो साथी 1500 रुपया मिलेगा। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 को। तो अब देखिए साथी रीजनिंग के सवाल आप सभी को मिलेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में हैव गुड फूड को TIMA के एक रूप में कूटबद्ध किया जाता है और न्यूट्रियस फूड हेल्थी को KALUPE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में फूड को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है? चलिए साथी फूड का कोड बताइए। आप क्या चेक करेंगे? पहले दोनों में कॉमन चेक करेंगे। जब सिंपल पूछे सिंगल तो आप क्या करेंगे? जब सिंगल पूछता तो हम पहले दोनों में कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए फूड इसमें भी है और फूड इसमें भी है, यानी दोनों में कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि जो कोड हुआ है उसमें भी, जो चाइनीज में लिखा गया है उसमें भी कोई ना कोई कॉमन होगा। तो भाई देख लेते हैं। देखिए TIMA के दे रखा इसमें, और इसमें क्या देखा यहाँ पे साथी KALUP। भाई साहब इसमें तो भाई कोई दिया ही नहीं है भाई, कॉमन दिया है भाई। फूड तो दोनों में कॉमन मिल गया, लेकिन देखिए पहला देखते हैं भाई, TI पहला कोड है, उसके बाद MA है, उसके बाद के, भाई के है भाई, के देखिए यहाँ पे के दे रखा है, यानी भाई कंफ्यूज के देखिए मिल गया। यानी साथी जो फूड का कोड मिलेगा वो साथी KA मिलेगा, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके साथी, याद रखेंगे साथी जब सिंगल पूछे तो आप पहले दोनों में कॉमन चेक करेंगे। यदि कॉमन मिल गया तो उसके बाद तुरंत आपको कोड पे जाना है, कोड में भी देखना है कोई ना कोई आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को। चलिए भाई, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 800, 700, 600, 500, 400। सर जी 8, 7, 6, 5, 4, 3 यानी 300। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। गजब का भाई SSC MTS में सवाल आता है। ये आपके ओरिजिनल पेपर का सवाल है गुरु, ऐसा नहीं कि हम अपने सवाल करा रहे हैं, आपके पेपर में आया हुआ सवाल हम करा रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 को, और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। 4 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17 से संबंधित है। 5 उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 26 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 10 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर जी 4 17 से संबंधित है, 5 26 से संबंधित है, यानी साथी 4 से 17 कैसे आप जा सकते हैं? तो 4 में 4 का गुणा करिए प्लस 1 कर दिए 17 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करिए, 1 जोड़ दीजिए 26 आपको मिल जाएगा। 4 चौका 16 1 17, 50 25 1 26। उसी प्रकार 10 में 10 का गुणा करिए प्लस 1 कर दीजिए, 10 10 में 100 और 1 को जोड़ेंगे तो 101 मिल जाएगा। यानी 10 का रिलेशन किससे होगा? 101 से हो जाएगा, जो कि साथी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली यह 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथी आप सभी का आज के इस दमदार पेपर में कितना स्कोर रहा टोटल 50 क्वेश्चन में, वो भी साथी नेगेटिव मार्किंग के साथ बताएंगे। चलिए मेरे दोस्त कमेंट करके बताइए आप सभी का टोटल कितना स्कोर रहा आज के सेशन में, वो भी साथी नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर बताएंगे। एक क्वेश्चन सही किए होंगे तो 3 नंबर मिला होगा, यदि एक गलत करेंगे तो साथी 1 नंबर आपका कटेगा भाई, ये भी बात याद रखिएगा। ओके, तो साथी डेली हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन करा रहे हैं और वही क्वेश्चन करा दे रहे हैं जो आपके पेपर में साथी आने वाले सवाल हैं। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली क्लास ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी साथी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी शाम में 6:30 पर एक नए क्लास के साथ, एक दमदार पेपर के साथ।
ठीक है, तो आप जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों भाई सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथ ही शाम में 6:30 पर। सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।